नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में शामिल के सवाल पर बोले कमलनाथ, जिसका मन कर रहा हो वो जाए बीजेपी में। तो कमलनाथ की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिसका मन हो वो बीजेपी में शामिल हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से। कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जिसका मन होगा बीजेपी में शामिल हो सकता है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी। तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी, उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। और इसी खबर पर साथ जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अब कमलनाथ के जो है बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी ही जो है मुस्कान उनके चेहरे पर देखी जा रही है जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से उससे जानकारी पूछी गई तो साफ कहा कोई भी जा सकता है, इसमें कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन दोनों कमलनाथ की बात कर लें या नकुलनाथ की बात कर लें तो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन कांग्रेस तरफ से यही बयान आ रहा है कि वो कभी भी कांग्रेस का परिवार है और काफी समय से वो परिवार में रहे हैं। तो ऐसे कहीं नहीं छोड़ के आ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया अपनी सुर्खियां बनाती है, कहीं ना अपना नया टाइटल देती है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं तो किस लिए पहुंचे, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे कल मुलाकात हुई थी। साथ साथ बात कर रहे हैं, जो सूचना आ रही है जो उनके 10 से 12 विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा कि अब कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं अभी जो पेच अटका हुआ, देखना यही होगा कि किस समय बीजेपी इसका बयान आता है, जो क्या कमलनाथ जी का बयान आता है। क्योंकि अभी वो पहुंचे 3:30 बजे करीब एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद रवाना दिल्ली हुए। अब देखना यह होगा कि वो किससे मुलाकात करेंगे। अगर बीजेपी में जिस तरह से चर्चा सामने है तो हो सकता है कि बीजेपी में भी शामिल हो, क्योंकि जो उनके चेहरे की जो झलक थी वो कहीं ना कहीं अलग ही देखने को मिल रही थी। लेकिन प्रयास लगाया जा रहा है कि आखिरकार कमलनाथ बीजेपी को शामिल हो रहा है। कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद वो कहीं सामने आ रहा है। देखना यही होगा आखिरकार कि कमलनाथ क्यों दिल्ली पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, और बात करें तो उनके बेटे भी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, उनके साथ साथ बताया जा रहा है कि 10 से 12 और विधायक भी जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल, जो ही देखिए जिसकी चर्चा सामने आ रही है, क्योंकि ये उनके विधायकों ने कहा है, उसके बाद ही जो चर्चा सामने आई कमलनाथ दिल्ली पहुंचे। क्योंकि कल वो छिंदवाड़ा में थे, लेकिन उसके बाद भोपाल पहुंचे, भोपाल के बाद वो सीधा दिल्ली पहुंचे हैं। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी यही कहा गया कि कहीं ना कहीं कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं, उनके बेटे भी शामिल हो सकते हैं, जो विधायक है वो भी हो सकते हैं। लेकिन दिग्विजय जी का जैसा बयान आया कि वो खाली है कि अफवाह है, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि कमलनाथ काफी साथ में रहे हैं, पुराने उनके सहयोगी रहे हैं, क्योंकि ऐसे कांग्रेस को छोड़ कर नहीं आ सकते। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आगे का दिल्ली पहुंचे, अब जो मीटिंग होगी, एक तो वो बीजेपी की बैठक चल रही है अलग से, 2 दिन की बैठक है, उसमें क्या शामिल होंगे या फिर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं अक्सर जो सामने आ रही है वो शाम तक क्लियर हो जाएगी।
जी, आज के उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और अचानक से जो है दिल्ली दौरे की खबर सामने आ रही, क्या संकेत मिलता है इससे? देखिए, ये सवाल खड़ा कि क्यों चुनाव से पहले ही ये कहीं ना कहीं अक्सर होता है, और राहुल गांधी जिस तरह से बनारस पहुंचे हुए हैं तो उसका भी सवाल खड़ा होता है। कमलनाथ यहाँ दिल्ली पहुंचे क्योंकि उनका स्वागत करना था कमलनाथ को, लेकिन वो वहां नहीं है, दिल्ली पहुंचे। तो हो सकता है एक बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन जब चर्चाओं में सामने आता है, जब मीडिया को सवाल खबर चला है, तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कहीं ना कहीं बीजेपी शामिल होते हैं। साथ साथ जो विधायक है उनका भी यही बयान आ रहा है कि हो सकता है कि ये आज या कल 19 तारीख तक ये शामिल हो सकते हैं इसमें। जी, कमलनाथ को कमल से प्रेम होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, मोदी मैजी की बात करें या राम मंदिर की बात करें, क्योंकि उन्होंने उस समय भी सवाल खड़ा करा जब राम के मंदिर स्थापना को लेकर के न्योता दिया था, तब भी सवाल सामने आया था। तो देखिए, कई सवाल इसमें सामने आते हैं, लेकिन जो पिक्चर है वो अभी गुम रखी गई है, सामने नहीं आ पा रही है। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली दौरा एकदम अचानक से उनके कमलनाथ जी का, उनके बेटे का होना, तो कहीं ना कहीं संकेत भी हो सकता है कि हो सकता है बीजेपी शामिल हो। क्योंकि कई चर्चाओं सामने उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां से भी ऐसी एक सामने आया कि उन्होंने अखिलेश के खिलाफ कुछ बयानबाजी की, उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो समय चुनावों के समय राजनीति पलटती रहती है। सवाल यह है कि कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे या फिर कांग्रेस का दामन ही थामे रहेंगे। जी, वहीं अजय, ये भी खबर सामने आ रही कि नकुलनाथ और कमलनाथ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, यानी एक्स हो, एफबी हो, इन सब जगहों से जो है कांग्रेस का नामो निशान हटा दिया गया। अब केवल सांसद और विधायक ही उन्होंने अपने जो है रखे हैं, बाकी कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, उसके बाद ही जो अगर बात करें, जिस समय एक्स ट्विटर हटाया गया, कांग्रेस का नाम हटाया गया, कांग्रेस की पिक्चर हटाई गई है, तो उस समय से ये कहीं ना कहीं चर्चाओं में आ गए। क्योंकि उनके बेटे ने जिस समय एक्स हैंडल हटाया तो सामने आया कि आखिरकार कांग्रेस के क्यों पोस्टर हटाए गए, क्यों उनका एक्स नाम हटाया गया है। तो उसके बाद जब शाम को मुलाकात की, अब दिग्विजय सिंह ने कहा रात को 11 बजे करीब मेरी बातचीत हुई है, लेकिन शाम को 6 से 7 बजे जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनसे मुलाकात की गई थी। उसके बाद ही ये चर्चाओं में आया। तो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के बाद अब यही सवाल है कि आखिर वो बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे या शाम को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। क्योंकि जो मीटिंग चल रही है उसके बाद शाम को एक मीटिंग की गई है, हो सकता है उनके बेटे नकुलनाथ के साथ वो उनसे मुलाकात करें। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आ रही है। विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 9 श्रमिकों की मौत, कई लोग हुए घायल। तो ये बड़ी जानकारी तमिलनाडु से सामने आ रही है। विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है और इस दौरान जो है हादसे में 9 श्रमिकों की मौत हो गई है। इसके साथ ही हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। तो एक बार फिर से जो है पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है और यह खबर तमिलनाडु से सामने आ रही, जहां विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है हादसे में 9 श्रमिकों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की वजह से 9 श्रमिकों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और वहीं सपा के प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा देने को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आसिफ बेग ने। क्या कुछ कहा कमलाकांत गौतम ने, आइए आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी को लगातार झटका मिल रहा है। पहले जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा, उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया। अब पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम ने भी इस्तीफा दे दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम के पास। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही सपा से नाराजगी की, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या वजह रही सपा से इस्तीफा देने की? देखिए, चुनाव 2022 के पहले एक इनका प्रस्ताव आना था, इनका समर्थन आना था। तो मैंने इनसे मांग की थी व्यक्तिगत रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि मानवर काशीराम साहब को भारत रत्न की आप पार्टी द्वारा मांग कर ली जाए। ये नहीं मांग की गई तो मैं हल्का से दुखी हुआ। हम कहा चलिए कोई बात, राजनीति की बात है। इधर जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रकरण चल रहा था तो प्रकरण चलने में ये मुझे प्रतीत हो रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, समाज के नेता हैं, हम लोग से बहुत घनिष्ठ संबंध है, सामाजिक चेतना के जागृत करते हैं और रूढ़वादी परंपरा को नहीं पसंद करते हम लोग। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को व्यक्तिगत बयान कहना ही हमारे लिए बड़ा आघात लगा, क्योंकि इन्हीं के साथ इनका विधायक जो था, जो सचेतक कहा जाता है, एक कभी हुआ करते थे, मेरे पास आया करते थे। खैर,
जब बहुजन समाज पार्टी में इंचार्ज हुआ करता था, तो इनका व्यक्तिगत बयान नहीं कहा जाता। व्यक्तिगत बयान इनका भी कहना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय महासचिव के व्यक्तिगत बयान किया गया। हम लोग आघात हुआ, बहुत लोगों ने कहा गौतम साहब ये तो गलत है, तो हमने कहा हाँ भाई गलत तो है ही। इसी पर मेरे काफ़ी दिन से नाराज़गी चल रही थी कि भाई व्यक्तिगत बयान नहीं कहना चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत बयान कहोगे तो राष्ट्रीय महासचिव बनाने कोई तुक नहीं है। इसमें मैं नाराज़ होकर इस्तीफा दिया, पद से इस्तीफा दिया। जी। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धार्मिक टिप्पणी किया करते रहे, यही वजह रहा कि वह बीजेपी के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए, चाहे मनोज पांडे हो या शिवपाल यादव हुए। उन्होंने कह दिया कि धर्म के नाम पर परपंच नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी एक गरिमामयी पद पर रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धार्मिक टिप्पणियां कर रहे थे, और जिसका आप भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयानों को लेकर। तो क्या होना चाहिए, क्या धार्मिक टिप्पणियां होनी चाहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़े लिखे आदमी हैं, अधिवक्ता हैं, मैं भी अधिवक्ता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ को जो धर्म के पुस्तक में, जो धार्मिक पुस्तक होती है, सबकी अपनी आस्था होती है, मेरी भी आस्था, आपकी आस्था, सबकी आस्था है। सबको धर्म को सम्मान होना चाहिए, मेरा भी धर्म सम्मान होना चाहिए। जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही बोलते हैं जो धर्म के पुस्तक में लिखित होता है। एक भी ऐसे शब्द बता दीजिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले हों जो धर्म के पुस्तक में लिखित ना हो, तो मैं आपके बारे में विचार कर लूँगा, मैं गलती मान लूँगा। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को आहत कर रहे हैं, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे लोग आहत हो। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, रामचरितमानस को लेकर टिप्पणियां की, इसको लेकर निशाना पड़ाए। नहीं तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या जलाया? क्या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जलाया हो तो हमको दिखा दें, तो मैं माफ़ी मांग लूँगा इनके तरफ से, मैं अपनी तरफ से। आप दिखा दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रति जलाई हो उनके आह्वान पर। नहीं तो उनके आह्वान नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने प्रति नहीं जलाई, ना इनको कहा, किसी से कहा। जब प्रति संविधान दिल्ली में परम पूज्य बाबा साहब द्वारा इंडिया के संविधान को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, हमारे पीएम महोदय मानते हैं धार्मिक ग्रंथ, तो यहाँ जलाया गया था। तो कोई कहा नहीं होगा। कोई अगर व्यक्तिगत कोई गलती करता तो व्यक्तिगत गलती करने वाले कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों का कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। राज्यसभा के 3 प्रत्याशी सपा ने उतारे हैं और इसके पहले लगातार इस्तीफा चल रहा है। तो क्या लग रहा है सपा कितनी मजबूत दिख रही है राज्यसभा चुनाव में? देखिए, मेरा मानना है कि राज्यसभा चुनाव में जो 3 प्रत्याशी दिए, एक इनको मुस्लिम देना चाहिए, एक इनको बीसी देना चाहिए, एक इनको एससी देना चाहिए। ये तीनों देकर पीडीए की संरचना पूर्ति होती, लेकिन ऐसा ना करके भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके पास विवेक है, इनके पास पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। जी। किसका विरोध, क्या कहेंगे कि मुस्लिम, दलित और पिछड़ा होना चाहिए? तो मैंने 3 बताया ना। एक समाज के, बहुजन समाज को अगर आपको चाहिए तो एक मुस्लिम दे देते, एक पिछड़ा दे देते, एक दलित दे देते, और फिर आगे होता तो एक अगड़ा दे देते, बहुजन समाज ने सर्व समाज बन जाता। तो कितना मजबूत अभी मान रहे हैं सपा प्रत्याशी? नहीं, तीनों का जो समीकरण बनाया गया, ये मेरे व्यक्तिगत रूप से मानना है कि समीकरण ठीक नहीं था। जी बिल्कुल। पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम का कहना है कि वह पार्टी के सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उनकी उपेक्षा लगातार की जा रही थी। ऐसे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम ने भी इस्तीफा दे दिया। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लगातार इस्तीफा देने की बातें चल रही हैं, ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूत होगी सपा, और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के प्रत्याशियों को भी के गौतम का कहना है कि सही प्रत्याशी नहीं उतारे गए। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और बढ़ते आगे, दिल्ली के पटेल नगर के रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार मालगाड़ी के डब्बे पलट गए। बता दें कि 8 से 10 डब्बे पटरी से पलट गए, जिसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस, जीआरपी, फायर के अलावा अधिकारी मौके पर मौजूद है। बढ़ते आगे, खबर महोबा से है, जहां इन्वर्टर दुकान संचालक पर घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। तभी पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे आहत होकर पीड़िता ने थाना परिसर के अंदर ही जहरीले पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की
कोशिश कर ली। वहीं पीड़िता के थाना परिसर में जहर खाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तभी कोतवाली पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही आनंद फानन में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का बताया जा रहा है। बूजल चौक कस्बा महोबा की एक महिला थाना कोतवाली महोबा पे अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर गई थी, जिसकी तबीयत पहले से ही खराब थी। थाने में उसकी तबीयत ज़्यादा खराब प्रतीत होने पर तत्काल उस इलाज हेतु जिला चिकित्सालय एडमिट कराया गया, जहां इलाज के उपरांत उसकी स्थिति ठीक है। महिला के प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली महोबा पे अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही महिला द्वारा थाने के अंदर कोई वस्तु का सेवन किए जाने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, फिर भी पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांचों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दिल्ली के JLN यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार की सुबह एक हादसा हो गया, जहां 10 से 12 लोग स्ट्रक्चर के नीचे आए, जिसकी पुष्टि करते हुए DCP अंकित चौहान ने जानकारी दी है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर गेट नंबर 2 के पास शादी के लिए पंडाल बनाया जा रहा था, जहां 10 से 12 लोग उस समय काम कर रहे थे, जो अचानक उसके नीचे दब गए। हालांकि सभी को वहां से निकालकर एम्स ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। साथ ही इस मामले में कोई हताहत नहीं हुई है। वहीं मौके पर पुलिस, फायर और एम्बुलेंस की टीम पहुंची, जिसके बाद स्ट्रक्चर के नीचे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बढ़ते आगे, खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां 2 करोड़ रुपए की शराब नष्ट कराई गई। बताया जा रहा है कि बिक्री ना होने के बाद डेट एक्सपायरी की गई थी और तभी एक्सपायर डेट होने के बाद आबकारी विभाग की टीम ने जिला अधिकारी को आदेश दिए। आदेश के बाद JCB बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। वही खबर शाहजहांपुर से है, जहां अज्ञात हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ASP अशोक कुमार मीणा ने थाना पर और पुलिस को हत्यारोपी की तलाश के साथ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना परोर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तलिकापुर के अंतर्गत राजवीर सनो मुलायम सिंह, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, जब वो अपने काम से वापस घर पर आए थे तो किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस संबंध में तुरंत से मौके पर जाकर मेरे द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया है और फील्ड यूनिट के द्वारा जो एविडेंसेज है वो कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ जो डेड बॉडी है उसको PM के लिए भेजा गया है। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इसके अंदर अनावरण हेतु 4 टीमें लगा दी गई है और मौके पर शांति व्यवस्था है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वही खबर मैनपुरी से है, जहां आगरा रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के सामने ई-रिक्शा ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी घायल को इलाज के लिए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के बाद ही बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद परिवार के लोगों ने आगरा रोड पर आगजनी की घटना करते हुए जाम लगा दिया और ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने बुझाने के बाद जाम को खुलवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और खबर मैनपुरी से है, जहां 2 भाई बहन की गोद भराई में टेंट का सामान लेने जा रहे थे, तभी सड़क हादसे में दूसरा भाई घायल हो गया। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी दोनों भाइयों सैफई PGI में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें से एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम के साथ चोरों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में थाना प्रभारी को गोली छूकर निकल गई, साथ ही एक गोली लगने से घायल हो गया। दूसरा चोर जो है पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। बता दें कि पुलिस ने चोर के कब्जे से एक अद्दा तमंचा, खोखा, कारतूस, चोरी के सामान और पैसा बरामद किए। घटना थाना क्षेत्र के नौगढ़ धानी मार्ग पर महुलानी मोड़ से आगे की बताई जा रही है। पुलिस लेकर के आई थी और बाएं पैर में इसको बकायदा गोली लगी हुई थी। यहाँ एक्सरे के लिए रिफर किया गया था, इनका मेडिकल लीगल उसका हो चुका था और यहाँ एक्सरे के लिए ये आए थे, हमने भर्ती करके। ये वसीम नाम है इनका और उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। बढ़ते आगे, फतेहपुर के नेशनल हाईवे 2 के बिलंदा मोड़ से एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा की ड्यूटी में बाइक से आ रहे 2 पुलिसकर्मी हादसे का शिकार हो गए। बता दें कि तेज रफ्तार कार सवार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी जिस वजह से दोनों सिपाहियों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। और रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस भर्ती की परीक्षा देने जा रहे 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं 2 भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना बिजनौर के नूरपुर धामपुर मार्ग का बताया जा रहा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लाइव है, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने है। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां देश का 18.8% का समर्थन मिला था, वहीं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी है। और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी जीत की श्रृंखला लगी और हमने जीतने की जो पारी थी उसको खेलना शुरू किया। हमें याद है कि 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। वो भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें इस बात का भी फक्र है और हम गौरव महसूस करते हैं कि आज कभी हमारे 4 पीढ़ी जिन्होंने खपा दिया, वो इस दृश्य को देखने के लिए एक सपना होगा उनके लिए। आज हमारा अधिवेशन नहीं, महाधिवेशन हो जाता है। राष्ट्रीय परिषद नहीं, वो महाधिवेशन हो जाती है। और हमारा सम्मेलन नहीं, हमारा सम्मेलन सभा में, जनसभा में बदल जाती है। यह हमारी परिस्थिति आज आकर के खड़ी है और हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़े हुए। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी।
और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम उस समय 2014 से पहले लगभग 17.5 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम 58% की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। आज अगर हम देखें तो अभी 2019 से मैं जीत की श्रृंखला आपके सामने रख रहा हूं। 2019 में और 19 के बाद जो हमारे 26 प्रदेशों में चुनाव हुए, उस 26 में से 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशुद्ध सरकार बनाई है। 16 चुनाव हम जीते, 16 चुनाव हम जीते। और अगर हम बाई इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा में लगभग 100 इलेक्शन, 100, एक सेंचुरी बाई इलेक्शन हमने इन पिछले 5 वर्षों में जीता है। और उसी तरीके से 8 लोकसभा के चुनाव हुए हैं बाई इलेक्शन, उस 8 में भी 6 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यह हमारा रिकॉर्ड है। हमारे जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उसमें हमने 9,836 सीट्स हमने जीती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 186 स्थानों पर हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने आप की जीत हासिल कराई है और अपने मेयर बनाए हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम जहां 2017 में पूर्ण बहुमत में आए, वहीं हम 34 साल बाद फिर से दोबारा अगर कोई सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार। मैं जब जीत की बात करता हूं तो आपको लगेगा कि जीत की बात कर रहे हैं, मैं इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ना चाहता हूं। मित्रों, हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुजरात में हम 1997 से 1997 से लगातार सरकार बना रहे हैं। यह छोटी जीत नहीं है। लगातार इतने सालों से सरकार बनाना, सरकार में रहना, और वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी होती है। प्रो इनकम्बेंसी का वोट पड़ता है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हरियाणा में 2014 के बाद हमने पहली बार सरकार बनाई। मुझे याद है जब मैं हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जाता था, हम बोलते थे सरकार बनाएंगे, तो 2014 के पहले लोग हमारा उपहास करते थे। कहते थे तो साहब आप पूरी सरकार बनाएंगे। सोचते थे कि संभव नहीं है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और फिर से 2019 में दोबारा हमारी सरकार बनी। यह हरियाणा में हुआ है। असम में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। पूर्व का इलाका सोचते थे यहां 20 सीटें आ जाएंगी। मैं चुनाव, मुझे याद है 2014 का भी चुनाव, 2012 का भी चुनाव याद है, 2011 में भी हमको याद है असम में हमारी क्या स्थिति थी। लेकिन 2014 के बाद असम में चुनाव हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और दोबारा सरकार बनाई, रिपीट की है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में हमने एनडीए में सबसे ज्यादा सीट जीत करके आए और हमारी अभी सरकार वहां है। उत्तराखंड की चर्चा करना चाहूंगा। पहाड़ी प्रदेश में बोलते थे अदला बदली, एक बार तुम्हारी एक बार हमारी। लेकिन उत्तराखंड में भी हम सरकार में आए और दोबारा सरकार में आए
डबल समय पहुंचे, वो अभी हमारी स्थिति नहीं। मणिपुर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाई है, यह भी हमको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज किया था, आज वो वहां पर कमल खिल रहा है। अगर मैं मेघालय त्रिपुरा की बात करूं तो कभी सोचा नहीं था कि त्रिपुरा में सरकार आएगी, लेकिन त्रिपुरा में सरकार आई और वो जो पलटने की बारी थी वो पलट दी उन्होंने। और पलटने के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े, तब भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वहां हमको सरकार बनी। मेघालय में हमने सरकार बनाई एनडीए की, नागालैंड में हमने फिर से हम आए, वहां हमने अपनी सरकार बनाई। तो इसलिए सरकारों का सिलसिला हमारा चलता रहा। लेकिन सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है, यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है।